जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। हम चैप्टर 15 मैट्रिक क्लास का चैप्टर 15 अभी स्टार्ट कर चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री के फंडामेंटल सीख रहे थे। कल हमने सीखा कि ट्राइंगल की 3 टाइप सीखी। नंबर 1 इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं और उसकी तीनों साइड्स के नाम हमने नहीं रखे। नंबर 2 हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल के बाद आइसोसेलेस ट्राइंगल सीखी, ऐसी ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स की लंबाई बराबर होती है और अपोजिट साइड्स के एंगल भी बराबर होते हैं। नंबर 3 हम राइट एंगल ट्राइंगल डिस्कस कर रहे थे। तो राइट एंगल ट्राइंगल में RAT रेट, इसमें मैंने आपको बताया था कल कि इसकी तीनों साइड्स के नाम कैसे रखते हैं। हालांकि कल मजाक में नाम तो दादा अब्बू रखते हैं। तो इसकी तीनों साइड्स के नाम रखने के लिए एक बात अंडरस्टूड है कि ये एंगल 90 डिग्री है और बकिया 2 एंगल्स का सम भी क्या है, 90 डिग्री। आप इसको हाइपोटेनस कहते हैं। अगर ये एंगल मेंशन किया जाए तो ये बेस है, वरना अगर ये एंगल मेंशन किया जाए तो इसको बेस बोलेंगे। अब ये अपोजिट साइड हो गई, आप इसे परपेंडिकुलर कहेंगे। आपको याद है ये 3 वर्टाइसिस हैं, ये 3 कोने हैं और इन तीनों कोनों की मदद से ये ट्राइंगल बनी है। हमने ये कहा था कि यहाँ A से लेकर B तक जो साइड की लंबाई है, इसको आप इसकी लंबाई को छोटे c से जाहिर कर दीजिए, छोटे c से, और इस कोने की अपोजिट साइड जो C से लेकर B तक है, इसको आप छोटे a से जाहिर कर दीजिए। इसी तरह आप इसको छोटे b से जाहिर कर दीजिए। दिस इज बेस। हमने तीनों साइड्स के नाम लिखे। हाँ, सेकंड एंगल मेंशन करने की जरूरत नहीं है। कल मैंने कहा था अगर ये एंगल जितना भी आपको बताया जाए, सेकंड एंगल मालूम करने के लिए 90 में से ये एंगल माइनस कर दीजिए, सेकंड एंगल आपको मिल जाता है। मेंशन करने की जरूरत नहीं। इसकी तीनों साइड्स के नेम ऑफ साइड्स हमने कल डिस्कस किए। एक है हाइपोटेनस, द अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल, और ये है राइट एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री है। द अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस। नंबर 2 आपने कहा बेस। तो बेटा जी बेस है द एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड यानी 2 एंगल्स को मिलाने वाली साइड। द एंगल विच ज्वाइंस गिवन एंगल एंड राइट एंगल इज कॉल्ड बेस और एडजेसेंट साइड। नंबर 3 हमने कहा, तीसरी साइड का नाम रखा हमने परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर की डेफिनेशन थी अपोजिट साइड, द साइड विच इज अपोजिट टू द गिवन एंगल। ये तीनों साइड्स के नाम रखने हैं। अमूमन ये बेसिक्स नहीं डिस्कस किए जाते। मैं कल रात को अपनी वीडियो को एडिट कर रहा था, उसके गैर जरूरी चीजें निकाल रहा था अपलोड करने के लिए, तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि मैं मैट्रिक क्लास के बच्चों को वो चीजें करवा रहा हूं और आपको भी थोड़ी सी हैरत हो रही होगी कि सर इतना बच्चों वाला काम क्यों करवा रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चों को खुशी हो रही होगी कि हमारी बुनियाद बन रही है। याद रखिएगा, मैं कोई भी चैप्टर अगर स्टार्ट करूंगा तो आपको पहले उसके बिल्कुल बेसिक्स बताऊंगा, चाहे वो चौथी क्लास से शुरू क्यों ना हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसकी मैं आपको वजह बताता हूं। बेटा जी मेरे मैट्रिक में मैथमेटिक्स में 34 मार्क्स हैं। मेरी बेस थी ही नहीं। मैं बचपन से ये ख्वाब देखता आया था कि बड़े होके मैंने डॉक्टर बनना है, और किसी बेवकूफ ने मुझे कह दिया था कि डॉक्टर बनने के लिए मैथमेटिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं। ये एक अलमिया है। मुझे पता नहीं था, एग्जाम से चंद दिन पहले पता चला कि अगर मैं मैथमेटिक्स में फेल हो गया तो मैं मैट्रिक पास नहीं कर पाऊंगा, वरना मेरे ज़हन में ये था कि मैथ में पास हो या फेल हो मैट्रिक हो जाता है। हम उस वक्त ट्यूशन नहीं पढ़ते थे, ट्यूशन नालायक लोग पढ़ा करते थे, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाई हुआ करती थी। तो बेटा मैट्रिक एक टीचर की मोहब्बत और मेहरबानी, मैं उनका शुक्र अदा करता हूँ। उनका नाम सर यूनस था। उन्होंने, मेरे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर थे, आखिरी दिनों में 2 महीने में आए थे, और उन्होंने मुझे बड़ा हैरान होकर मुझे कहा कि फरहान तुम क्या कर रहे हो, अच्छा खासा पढ़ने वाले हो और बेवकूफ़ी कर रहे हो। तुम जानते हो कि मैथमेटिक्स में अगर तुम फेल हो गए तो मैट्रिक नहीं कर पाओगे, 1 साल जाया हो जाएगा। अब मैंने उनसे बहुत कोशिश की आखिरी चंद दिनों में कुछ सीखने की, लेकिन मैं कुछ नहीं समझ पा रहा था, नालायकी के अरूज पर था।
खैर किस तरह मैंने पेपर दिया, अल्लाह माफ करे, नकल करने की भी कोशिश की और जिंदगी में पहली बार नकल मेरे लिए शर्मिंदगी का बायस बनी। मैं नकल नहीं कर सका, मैं कामयाब नहीं हो सका क्योंकि मैं नकल मैंने कभी की नहीं थी। तो बेटा फिर हुआ क्या, वो एग्जाम देने के बाद मैं बस अल्लाह से दुआ मांगता था, या अल्लाह मुझे मैथ में पास कर दे, मुझे मैट्रिक करवा दे। ये मैं आपको बता दूं कि मैं मैट्रिक के मैथ की वजह से मेरी मैट्रिक में परसेंटेज 42% आई थी, जबकि मेरी 9th में 62 परसेंटेज थी। तो ओवरऑल मेरी 42 प्लस 62 डिवाइड बाई 2 मेरी 52 परसेंटेज, यानी इंतहाई नालायक। मैं उस जमाने में सोचा करता था कि मैं किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लूंगा, इस्लामिया साइंस कॉलेज जैसे 3rd क्लास कॉलेज में एडमिशन नहीं लूंगा। याद रखिएगा, इंसान का तकब्बुर उसे मारता है। और जब मेरा किसी भी कॉलेज में किसी ने भी एडमिशन नहीं लिया, उस जमाने में कॉलेज में इंडिपेंडेंटली एडमिशन हुआ करते थे, तो तब मुझे मेरी अकल ठिकाने आई और एडमिशन के आखिरी दिन गुजर गए थे, तब मैं भागा उसी इस्लामिया साइंस कॉलेज में जहां मैं कहता था कि मैं यहाँ एडमिशन नहीं लूंगा क्योंकि वहां हंगामे बड़े होते हैं, वहां लफंगे बढ़ते हैं। इस्लामिया साइंस कॉलेज में जब मैं एडमिशन के लिए प्री मेडिकल में गया तो मुझे उन्होंने कहा कि आपके मार्क्स इतने कम है कि आपको प्री मेडिकल नहीं मिल सकती। लेकिन मैं इंतहाई बेवकूफी के अरूज पर था। मैंने सोर्स तलाश की जैसे आम बेवकूफ लोग करते हैं। तो बेटा ये सब कहने का मकसद क्या है, मैं जरा ये वीडियो अपलोड करूंगा तो सबको भी पता चलेगा। मुझे किसी वहां के एक क्लर्क ने कहा कि तुम इतने पैसे दे दो तो मैं तुम्हारा प्री मेडिकल में ट्रांसफर कर दूंगा। दिन गुजरते गए, मैं फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग में एडमिशन है और मैं बायोलॉजी की क्लासें जाके ले रहा हूँ, मैथ की क्लासें नहीं ले रहा और बड़ा परेशान हो। ट्यूशन भी ले ली, नाजाबाद पढ़ने जाता था, बड़ी हार्डवर्क, सॉरी नाजाबाद नहीं जाता था, यहीं एक टीचर से पढ़ता था, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। और अच्छा, वो भी मुझे नहीं समझाते थे कि तुम गलत कर रहे हो। वो मुझे मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे कि तुम्हारा, हाँ वो मैथ्स पढ़ा रहे थे और वो कह रहे थे कि तुम्हारा प्री मेडिकल में हो नहीं सकता, तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो। खैर 5, 6, 7, 8 महीने गुजर गए, एग्जाम सर पर थे तो क्लर्क भाग गया। उसने जो मुझसे 20-25 रुपए लिए हुए थे, मुझे याद नहीं है, मैं गरीब था, मैं इतनी दे सकता था। तो वो शायद मुकर गया या क्या हो गया, मेरे हाथों के तोते उड़ गए। अब मुझे एग्जाम देना था फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल का, जिसकी मैंने तैयारी बहुत ही गंदे तरीके से कर रखी थी, डॉक्टर बनना है और मैं इस तरह से इंसल्ट कर रहा हूँ अपनी। मुझे उस वक्त महसूस हुआ कि यार मैं बहुत ही कमीना हूँ, अपने पेरेंट्स को धोखा दे रहा हूँ। अगर मुझे पढ़ना नहीं है तो मैं पेरेंट्स को साफ कह दूं। मेरे कई दोस्त ऐसे थे जो बिल्कुल, याद रखिएगा, बिल्कुल जिन्होंने बड़ी ग्रेस के साथ पढ़ा या जिन्होंने बड़ी ग्रेस के साथ काम किया। एक लड़का सरफराज, उसने अपनी अम्मी को साफ कह दिया कि मैं बी ग्रेड था उसका भी, हमारे जमाने में उस वक्त बी ग्रेड को फर्स्ट डिवीजन कहते हैं, मेरा मेरा सी ग्रेड था। उसने बी ग्रेड होने के बावजूद अपनी अम्मी को कह दिया मैं पढ़ नहीं सकता, मुझे फ्रिज एयर कंडीशन का काम सीखना है। और मुझे बड़ी खुशी होती है उससे मिलकर कि आज वो फ्रिज एयर कंडीशन के काम में बहुत अरूज पर है। शायद अरब कंट्रीज में भी उसके कॉन्टेक्ट्स हैं, शायद, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मैंने सुना है। लेकिन मैंने अपने पेरेंट्स को धोखा दिया। एग्जाम जब दे रहा था फर्स्ट ईयर के, तो मेरी कोई तैयारी नहीं थी, सारा साल मैं इसी बेवकूफियों में गुजारता रहा। एग्जाम देने के 3 पेपर्स के बाद मुझे अपनी औकात का पता चल गया। मैं बहुत रोया, मैं अपनी अम्मी की गोद में सर रख के रोया और मैंने उनसे माफी मांगी कि मैंने आपको धोखा दिया है। मैं पढ़ने के नाम पर आपके जज्बात से खेलता रहा हूं, आपके पैसे से खेलता रहा हूं, आपके वक्त से खेलता रहा हूं। बेटा मैं आपको ये सारा बता रहा हूं, मैं इसके रिकॉर्ड करके अपलोड करूंगा। और मुझे जब, याद रखिएगा, जब दिल पर चोट पड़ती है ना, जब नदामत होती है, जब आदमी गिल्टी फील करता है तो अपनी नजरों से गिरता है, तो फिर उसे उठने के लिए किसी मेंटोर की जरूरत होती है। और अल्लाह का शुक्र है 3 पेपर देने के बाद मुझे एक टीचर का पता चला नाजाबाद में, उनका नाम सैयद साहब था। मैं उनके पास गया, लेकिन उन्होंने मुझे बिल्कुल लिफ्ट नहीं करवाई क्योंकि वो ए ग्रेड या सॉरी 65% से कम वालों को कोचिंग में एडमिशन नहीं देते थे, जैसे हमारे कोचिंग में 70 से कम वालों को एडमिशन नहीं दिया जाता। तो वहां पर मैं सारा वक्त नाज़िमाबाद में टूटी हुई चप्पल के साथ उनके दरवाजे के बाहर बैठा रहता था। कभी अपनी अम्मी को ले जाता, कभी अपने अब्बू को ले जाता। गालबन ये 1-2 बार ही हुआ होगा। छोटे भाई मेरा, अल्लाह उन्हें सेहत दे,
बेचारे मेरे साथ बहुत ताउन करते थे। याद रखिएगा, मैं उस वक्त फर्स्ट ईयर के एग्जाम हो रहे थे और मैं दर बदर की ठोकरें खा रहा था कि मैंने रिपीट करना है, और मैंने रिपीट किया। गुस्सा आ गया, पठान हूं, मैंने तय किया कि मैं मैथमेटिक्स पढ़ूंगा। चुनांचे उन दिनों मुझे एक मोहल्ले के लड़के ने, सफदर उसका नाम है, उसने मुझे रेकमेंड किया कि मैथमेटिक्स की टीच योरसेल्फ सीरीज की 3 किताबें, आजकल वो 4 जिल्दों में हैं, पी एबेट की टीच योरसेल्फ मैथमेटिक्स के नाम से। उन्होंने कहा कि वो किताबें लो और खुद से पढ़ो। मैंने वो किताबें भी ली और क्लास 1 से लेकर 8वीं क्लास तक का गवर्नमेंट स्कूल का जो मैथमेटिक्स की किताबें हैं वो भी ली। आपको हैरत होगी कि वो गिनती से शुरू हो रही थी, जमा तफरीक इस तरह से थी कि एक तार पर 3 चिड़ियां बैठी हैं, ऊपर से 2 चिड़ियां आई हैं और पूछा गया कितनी चिड़ियां हो गई। इस तरह की बच्चों। तो वो मैंने वो 3 जिल्दों की किताब पी एबेट की टीच योरसेल्फ मैथमेटिक्स। नंबर 2, मुझे बड़ा परेशानी थी कि मेरी अंग्रेजी बहुत खराब है, तो कुछ किताबों का सीरीज आता है, अफजल नूर मुफ्ती उनके राइटर हैं, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, लाहौर के किसी कॉलेज के प्रोफेसर हुआ करते थे और उस जमाने में जिंदा थे। उनकी मैंने किताबें टेंसेस मेड इजी और ट्रांसलेशन मेड इजी, एक्टिवाइज पैसिवाइज मेड इजी सीरीज, वो मैंने ली और मैं उनकी एक्सरसाइजेस हल करके उनको पोस्ट किया करता था और वो चेक करके मुझे वापस भेजते थे, मैं उसके साथ एक लिफाफा भेजता था। अच्छा, ये 2-3 बार ही मैंने किया। फिर मुझे मोहल्ले में ही एक साहब मिल गए, बल्कि अल्लाह ताला गरीक रहमत करे, यहाँ पर एक स्कूल है, रेडियंट स्कूल, उनके मालिक शकील साहब के अब्बू थे गालबन रिजवी साहब। मैं रिजवी साहब के पास जाता था और उनसे करेक्शन इस्लाह लेता था। मेरा हाल है चंद दिन, मेरे मैट्रिक स्कूल के टीचर मुझे मिले, उन्होंने भी मेरी अंग्रेजी सही करने की बड़ी, अब मुझे एक आदत हो गई अंग्रेजी नावल पढ़ने की। इंग्लिश टेंसेस मैंने कर लिए थे, ग्रामर मैंने कर ली थी। वो 3 महीने मेरी जिंदगी के गोल्डन थे, जैसे मेरी जिंदगी के ये जो 4 महीने गुजरे हैं ये बेहतरीन हैं। इस कोरोना ने मेरी जिंदगी तब्दील की है। मुझे किताबें पढ़ने का बहुत वक्त मिला है, तो उस वक्त मुझे अपनी खामियां दूर करने का वक्त मिला। मैंने मैथमेटिक्स इंप्रूव किया। कितना इंप्रूव किया, सैयद साहब ने मुझे एडमिशन दे दिया। मैं कोचिंग के, मुझे याद है अच्छी तरह से, कोचिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, गालबन 100 से ज्यादा थे, वो माइक पर पढ़ाते थे और मेरा रोल नंबर सबसे आखिर था मेरिट पर। अगले महीने मेरा रोल नंबर मिड में आया और उससे अगले महीने में और आ गया और उसके बाद में रोल नंबर 2 पर आ गया। वो बड़े हैरान थे कि कितने जज्बे के साथ ये पढ़ रहा है। याद रखिएगा, मैंने अपनी नालायकियों से सीखा मैथमेटिक्स। मैं आपको भी कहता हूं, जिम्मेदार शख्स बहुत कीमती होता है। ये मेरे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है। तो मेरे बेटा, फिर हुआ क्या, मैंने फर्स्ट ईयर रिपीट की। मुझे याद है हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल जैनुल आबदीन साहब थे, उन्होंने मुझे अपने हाथ से मार्कशीट दी और अंधों में काना राजा वाला मामला है, मैं अपने बारे में कहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये कहा कि बेटा आपने 30 ईयर्स में वो रिजल्ट का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। जब मुझे पता चला कि वहां तो कोई, मेरी मार्कशीट एक और टीचर ने ली और वो कहता है कि एक लड़के की मार्कशीट है, ये तो 2 लड़कों की मार्कशीट है। बस तब मुझे था कि मैंने टीचर बनना है और बच्चों को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम से बचाना है। इसलिए मैं आपको बिल्कुल बेस से लेकर चलता हूं और मुझे बड़ा फख्र है कि मैंने पिछले 40 साल जो पढ़ाया है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट मुख्तलिफ कॉलेजेस में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं। हो सकता है वो कभी ये मेरी वीडियो जो रिकॉर्ड करके मैं कल अपलोड करूंगा वो सुने, तो उन्हें अंदाजा होगा कि मैं आज भी, जब मैं लड़का था पढ़ा, मैंने 18 साल की उम्र में पढ़ाना शुरू किया था, 18-19 साल की उम्र में, तो उन्हें महसूस होगा कि मैं आज उससे ज्यादा जज्बे के साथ पढ़ा रहा हूं। देखिए, मैं इंतहाई ज़ईफ होने के बाद भी इसी जज्बे से आपको पढ़ाता रहूंगा। आप मेरा ख्वाब हो, याद रखिएगा, आप मेरा ड्रीम हो और मुझे आप पर काम करना है। हाँ, तो आपने पहले कॉन्सेप्ट बनाने, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है, ऐसी ट्राइंगल जिसकी 2 कंसेक्यूटिव साइड्स आपस में परपेंडिकुलर हो, या राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो और बकिया 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री हो।
देखिए इसकी 3 साइड्स हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक ट्राइंगल है, मैं बना रहा हूं, आप ये ट्राइंगल बनाते हैं, आप कहते हो कि ये 4 सेंटीमीटर है इसकी लंबाई, आप कहते हो इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। चलो मैं इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर करता हूं, और इसकी लंबाई आप कहते हो 9 सेंटीमीटर है। तीनों साइड्स की लंबाइयां आपने बता दी। अगर कोई आपसे पूछे कि इसमें बेस की लेंथ कितनी है, तो आप कहेंगे कि बेस डिफाइन नहीं किया जा सकता जब तक कोई एंगल नहीं दिया जाता। आपको ये एंगल दे दिया जाए तो आप इसे बेस बोलेंगे। द लेंथ ऑफ बेस इज 7 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज 4 सेंटीमीटर, एंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस इज, सॉरी बेटा मैं ग्रीन बोर्ड हटा दिया है, मुझे सांस की ट्रबल हो गई थी। अच्छा, अब ये 3 साइड्स हैं, एक है 4 सेंटीमीटर, दूसरी है 7 सेंटीमीटर, और तीसरी है 9 सेंटीमीटर। अच्छा, अब आपसे कोई पूछे कि इनको डिवाइड करने के 3 साइड्स हैं, 3 नंबर्स हैं, इनको डिवाइड करने के कितने तरीके हैं, तो आप बोलेंगे 6 तरीके हैं। मैं बताता हूं आपको। एक है 4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 9 सेंटीमीटर, दूसरा है 9 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 4 सेंटीमीटर, तीसरा है 7 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 9 सेंटीमीटर, और चौथा है उल्टा इसका 9 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर। अब क्या रह गया, आपने इसको इससे डिवाइड किया या इसको इससे डिवाइड किया, आपने इसको इससे डिवाइड किया या इसको इससे डिवाइड किया, फिर उसके बाद आपने इसको इससे डिवाइड किया या इसको इससे डिवाइड किया, ठीक है ना। पांचवा तरीका है 4 सेंटीमीटर अपान 9 सेंटीमीटर, और 9 सेंटीमीटर, सॉरी 7 सेंटीमीटर अपान 4 सेंटीमीटर। देखिए दीज आर रेशो, दो वैल्यूज को जब डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, रेशो। और आपने पढ़ा है कि रेशो की कोई यूनिट नहीं होती, ये यूनिट यहां पर कट गई है, रेशो की कोई यूनिट नहीं होती। आप इसे क्या लिखोगे, 9/4, या आप इसे लिखोगे 9/4, इसे क्या लिखोगे 9/7, या आप इसे लिखोगे 9/7, ये आप लिखोगे 7/4, या आप इसे लिखोगे 7/4। बेटा आप इसे क्या लिखोगे इसी तरह से 4/9, या आप इसे लिखोगे 4/9, 7/9 या 7/9, 4/7 या 4/7। दीज आर 6 रेशोज। तो बताइए इसकी अगर 3 साइड्स हैं, तीनों साइड्स की लेंथ मालूम हो या ना हो, तीनों साइड्स की लेंथ को आपस में डिवाइड करने पर कितने रेशो आए, 6 रेशो आए। इन रेशोज के नाम हैं, और इन रेशोज को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कहते हैं। What are trigonometric ratios? याद रखिएगा, the ratios of two sides of any right angle triangle. The ratios of two sides of any right angle triangle are called trigonometric ratios. तो हमने सीखना है रेशो, याद रखिएगा प्लीज। मैं इसे मिटा रहा हूं, मैं इसे समझाने के लिए मैंने समझाया कि रेशो की कोई यूनिट नहीं होती। दूसरी बात, 3 नंबरों के कितने रेशो होते हैं, 6, और 2 नंबरों के कितने होते हैं, 4। फर्ज करें एक नंबर जो है वो 3 है, दूसरा है 4, तो या तो होगा 3/4 या होगा 4/3। अगर कोई बोले एक नंबर के कितना रेशो होते हैं, तो आप बोलेंगे एक नंबर का रेशो ही नहीं होता। तो ट्राइंगल की तीनों साइड्स को आपस में डिवाइड करने से जो वैल्यूज आती हैं, दोज वैल्यूज आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, देखिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा काम सिखा रहा हूं, प्लीज सीखना है, सीखना अहम है। और आप सोचिए मैंने पूरे साल में ये 15 चैप्टर आपको करवा देने हैं, आपको ट्रस्ट है ना मैं आपको सारा काम करवाऊंगा।
इंशाल्लाह। तो इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं 6। पहला कहलाता है साइन, SINE नाम है ये। कल मैं ट्रिग्नोमेट्रिक की तीनों वर्ड्स को लातीनी बोल गया, शायद वो लातीनी है, ये यूनानी है, देख लीजिएगा प्लीज, करेक्शन कर लीजिएगा। पहले को कहते हैं साइन ऑफ गिवन एंगल। अच्छा, अब मैंने कल आपको बताया था आप इस गिवन एंगल को जो दिल चाहे आप थीटा बोलते हो, थीटा बोल दो। तो साइन ऑफ गिवन एंगल को हम शॉर्ट करके लिखेंगे सिन थीटा। सिन का मतलब है गुना, साइन थीटा पढ़ते हैं। और साइन थीटा होता है, याद रखिएगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशो। सेकंड रेशो होता है कोसाइन ऑफ गिवन एंगल, और इसे कॉस थीटा। गिवन एंगल को आपने क्या बोला? थीटा। और याद रखिएगा ये होता है बेस अपान हाइपोटेनस। थोड़ी शरारतें करने को दिल चाहता है। यानी अगर आप प्लीज ज़हन में रखिएगा, मैं यहां एक राइट एंगल ट्राइंगल जरा बड़ी करके बनाता हूं। ये आपके पास परपेंडिकुलर इसलिए है कि आपको ये एंगल थीटा दे रखा है, ACB। आपने इसको स्मॉल a कहा, ये परपेंडिकुलर है, P फॉर परपेंडिकुलर। दिस इज हाइपोटेनियस, इसको स्मॉल c कहा, इसकी लंबाई को। और दिस इज बेस, और इसको आप छोटे b से जाहिर करते हैं। याद रखिएगा ये मेरे बच्चों की क्लास है, अगर दुनिया इसे देखकर मजाक उड़ाती है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे बच्चे सीखेंगे। मैंने अपनी नालायकियों से सीखा है। हमें याद रखिएगा, हमें कॉन्फिडेंस पैदा करना है, और एक वक्त आएगा जब आप जीतेंगे, याद रखिएगा। बस क्वेश्चन करना सीख लीजिए। तो आप ज़हन में रखिएगा, अगर आप परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस से डिवाइड करें तो ये क्या होगा? साइन। अगर आप बेस को हाइपोटेनस से डिवाइड करें तो ये क्या होगा? कॉस। और अगर आप परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करें तो ये होगा टेंजेंट, टेन थीटा। तो थर्ड जो है वो थर्ड रेशियो टेंजेंट ऑफ गिवन एंगल है, और इसे शॉर्ट कहते हैं, शॉर्ट नेम है टेन थीटा। ये है परपेंडिकुलर अपान बेस। अब देखिए, परपेंडिकुलर को फिगर में हमने a कहा था, हाइपोटेनस को c कहा था, बेस को b कहा था, हाइपोटेनस को c कहा था। और आप गौर कीजिएगा, यहां परपेंडिकुलर है a और बेस है b। इज इट ओके? चौथा है हमारा कोसेकेंड ऑफ गिवन एंगल, इसे कोसेक बोलते हैं शॉर्ट। और याद रखिएगा ये उल्टा है साइन का, यानी ये C अपान A है। नंबर 5 है सेकंड ऑफ गिवन एंगल, इसे शॉर्ट में सेक बोलते हैं, एंड दिस इज हाइपोटेनस अपान बेस। और ये क्या होगा? C अपान B। और फिर उसके बाद है कोटेंजेंट। कोटेंजेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट। कोटेंजेंट ऑफ गिवन एंगल, कोटेंजेंट इज द नेम, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं कोट। और ये होता है बेस अपान परपेंडिकुलर। गौर कीजिए, 6 ही तो तरीके हैं डिवाइड करने के। एक तरीका क्या है? A को C से डिवाइड करो या C को A से डिवाइड करो, 2 तरीके ये। A को C से या C को A से। दूसरा क्या है? B को C से या C को B से। तीसरा क्या है? A को B से या B को A से। These are trigonometric ratios। देखो, मैं रोजाना आपको एक नया कॉन्सेप्ट दूंगा। आपको याद होगा जब मैं केमिस्ट्री पढ़ाता था तो आपको रोजाना 2 कॉन्सेप्ट देता था। अभी हम 9th में मैथमेटिक्स अलमिया है नहीं पढ़ा हमने, हमारे सिलेबस में नहीं था, ना हमने एग्जाम दिया। और 6, 7, 8 में हमने कितनी इंसल्ट की है मैथमेटिक्स की, ये या तो हम जानते हैं या हमारे अल्लाह ताला को पता है।
लेकिन अब हमें एहसास है ना कि हमें मैथमेटिक्स में 100 में से 100 मार्क्स लेने हैं, लेकिन बेटा मार्क्स की दौड़ में मत पड़ना, ठीक है, नॉलेज की दौड़ में पड़ना। और नॉलेज में भी आपको जो आता है उसके कंपटीशन में रहना। आपका सफर नॉलेज से नोइंग की तरफ होना चाहिए, आपको कितना आता है। तो आपने ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद कर लेने। इस ओके, कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन आप हेडिंग डालिएगा, फर्दर इंफॉर्मेशन ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। अच्छा याद रखिएगा, इसका एक एंगल, कौन सा एंगल, ये वाला, इसको कहेंगे मेयर एंगल सी, 90 डिग्री होता है। पहली बात याद रखिएगा। नंबर 2, इसके बाकी दो एंगल्स, मेयर एंगल ए जिसे मैंने थीटा बोला, और मेयर एंगल बी जो 90 माइनस थीटा है, इन दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री। राइट एंगल ट्राइंगल में तीसरी, इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगता है। पैथागोरस थ्योरम कहता है कि दो साइड्स के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के बराबर होता है। सबसे बड़ी साइड कौन है, हाइपोटेनियस। वो कहता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमेशा बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। यहां डायग्राम में हाइपोटेनियस कौन है, सी, बेस कौन है, बी, और परपेंडिकुलर कौन है, ए। एक्चुअली ये सी क्या था, ये था मोड ए बी, और ये बी क्या था, मोड ए सी, और ये ए क्या है, मोड सी बी या मोड बी सी। तो दो साइड्स के स्क्वायर का सम, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड्स ऑलवेज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। बड़ी मोहब्बत है यार मैथमेटिक्स से, मुझे बहुत अच्छा लगता है, पढ़ा के सुकून मिलता है। पता नहीं कैसे चवल लोग हैं जो कहते हैं कि मैथमेटिक्स बोरिंग है। मैथमेटिक्स तो स्टोरीज हैं बेटा, अलफ लैला की कहानियां। और उसके बाद याद रखिएगा, राइट एंगल ट्राइंगल की खूबी है इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। नंबर 4, कौन कौन सा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कोसेक थीटा इसका उलट है, और वो क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये और बात है कि साइन थीटा को आप ए अपान सी और इसको सी अपान ए कहते हैं। फिर आपके पास है कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनियस, और इसका उलट है सेक थीटा जो होता है हाइपोटेनियस अपान बेस। आप इसे बी अपान सी और इसको आप सी अपान बी कह सकते हैं अपनी ट्राइंगल के मुताबिक। इसके बाद है टेन थीटा जो है परपेंडिकुलर अपान बेस, यानी उसे आप ए अपान बी अपनी ट्राइंगल के मुताबिक लिखते हो, और इसका उलट है कोट थीटा कोटेंजेंट की वजह से, और यह है बेस अपान परपेंडिकुलर, और ये होगा बी अपान ए। मैं इन क्लासों को पकाऊ क्लास कहता हूं, पकाऊ क्लास, पका के रख देंगे, मैथमेटिक्स को पका के रख देंगे। आप घर में पढ़े ना पढ़े, मैं आपको इतना ज्यादा रिवाइज करवाता हूं, इतना ज्यादा रिवाइज करवाऊंगा कि आपको बिल आखिर आसान लगेगा ये। अच्छा, कुछ यहां पर फार्मूले हैं, इनको मैं कहता हूं ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फार्मूले, जो आपने अभी समझ लिए होंगे। बेसिक फार्मूले, पहला फार्मूला है, याद रखिएगा, पहला फार्मूला है कि कोसेक थीटा 1 अपान साइन थीटा के बराबर होता है। दोनों एक दूसरे का उलट है। दूसरा फार्मूला है सेक थीटा बराबर होता है 1 अपान कोस थीटा के, और तीसरा फार्मूला है कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपान टेन थीटा। ये तीन फार्मूले हैं। क्या आपको ये समझ आए? इसका मतलब क्या है, कोसेक थीटा और साइन थीटा एक दूसरे का उलट है। अब कहीं भी याद रखिएगा कोसेक थीटा लिखा हो तो वहां आप 1 अपान साइन थीटा पुट कर सकते हैं। किसी भी डेरिवेशन में सेक थीटा लिखा हो तो वहां 1 अपान कोस थीटा रख सकते हैं, कहीं कोट थीटा लिखा हो वहां 1 अपान टेन थीटा रख सकते हैं। ये बेसिक फार्मूले याद करने हैं। कल मैं आपको एक्सरसाइज 15.1 करवा रहा हूं। कल आपका मैथ स्टार्ट हो रहा है और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हुए। आज 2 पीरियड्स में मैंने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपको करवा दी है। अब इंशाल्लाह आप मैथमेटिक्स का चैप्टर 15 स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, शाबाश बेटा। देखो बेटा, अम्मी अब्बू की नाफरमानी नहीं करना,
छोटे बेटे हो, छोटे बच्चे हो, लाडली हो हमारी बहुत ज्यादा। अच्छा, और बेटा जी अपने अब्बू का बहुत साथ देना, बहुत थके हुए आते होंगे, ठीक है ना। अपनी अम्मी का हाथ बटाने में शर्म मत महसूस करना, ठीक है ना। अम्मी की बेटी बन जाओ, अगर बेटे हो ना बेटी बन जाओ, और अब्बू के बेटे बन जाओ, घर में रहो और नाफरमानी बिल्कुल ना करो। और अम्मी जो भी पकाए ना, बेटा मैंने अपनी अम्मी को बड़ा तंग किया, अम्मी जो भी पकाए ना, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अम्मी के हाथ का आपको मिल रहा है, ठीक है बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज।